नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और अब एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा से पारित हुआ राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को संरक्षण का प्रावधान। संसद की मंजूरी के बाद अध्यादेश की लेगा जगह। सेवानिवृत्त हो रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद सहित 4 सांसदों को दी गई विदाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सदस्यों के योगदान की सराहना। पुराने अनुभवों को याद करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के साथ साथ हमेशा सदन और देश की भी की चिंता। उत्तराखंड में हुई त्रासदी के बाद राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संसद के दोनों सदनों में बयान। अब तक 31 लोगों के शव मिले। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान जारी। अफगानिस्तान में काबुल नदी बेसिन पर शहतूत बांध बनाएगा भारत। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मोर्चे पर सहयोग का दिया भरोसा। और भारत में तेज गति से जारी है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। 13 फरवरी से दी जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने ये बताया कि प्रभावित इलाके में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नज़दीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषि गंगा घाटी में आई बाढ़ से मरने वालों की जो संख्या है वो 31 तक पहुंच गई है। वहीं एनटीपीसी की क्षतिग्रस्त तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए सेना, एनडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। बचाव के लिए सुरंग की दूसरी तरफ से ड्रिल करके अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि तपोवन डैम की वजह से आसपास के कई गांव त्रासदी की चपेट में आने से बच गए और नुकसान कम हुआ। और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों को यह आश्वस्त किया कि भारत हमेशा उनके साथ है। इस वर्चुअल बैठक में दोनों देशों के बीच काबुल की नदी पर शहतूत बांध के निर्माण को लेकर करार पर हस्ताक्षर भी हुए। अफगानिस्तान और भारत के बीच मंगलवार को आयोजित वर्चुअल समिट में एक अहम समझौता किया गया। इसके तहत भारत काबुल की नदी पर शहतूत बांध का निर्माण करेगा। इसके लिए भारत अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण सहभागी रहा है।
उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध पर जो समझौता किया गया है वो दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाता है। ये बद्रखसा से निमरोज और हेरात से कंधार तक हर अफगान भाई और बहन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत आपके साथ खड़ा है। आपके धैर्य, साहस और संकल्प की यात्रा के हर कदम पर भारत आपके साथ रहेगा। कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के विकास को या भारत अफगानिस्तान दोस्ती को रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी एकता या हमारे विकास को प्रभावित नहीं कर सकती। वहीं भारत के सहयोग के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि दक्षिणी एशिया की समृद्धि, कनेक्टिविटी और स्थिरता के लिए एक संप्रभु और एकजुट अफगानिस्तान आवश्यक है। एक निकट पड़ोसी और मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भारत और अफगानिस्तान दोनों ही अपने क्षेत्र को आतंकवाद और उग्रवाद से और ऐसे भयंकर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं। भारत एक ऐसी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है जो अफगानिस्तान के नेतृत्व में हो, अफगानिस्तान के स्वामित्व में हो और अफगानिस्तान के नियंत्रण में हो। This is the moment where regional consensus and international consensus on the need for guarantees for a stable and prosperous Afghanistan are essential. We must ask the world to ask all stakeholders to respect the rules of sovereignty in international relations, stop giving sanctuaries, and stop interfering in the affairs of their neighbors. शहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत की ओर से भेजे गए कोविड वैक्सीन को लेकर कहा कि संकट के इस घड़ी में इससे बड़ा तोहफा अफगानिस्तान के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी की तरफ से आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। सम्मेलन में कई देशों की सरकारें, बिजनेस लीडर, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े होंगे। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे, मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अनेक गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। बिहार में आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में आज कुल 17 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें से बीजेपी के 9 और 8 जेडीयू से हैं। पटना में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण को रवाना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ममता बनर्जी की सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष झारग्राम जिले के लालगढ़ में एक जनसभा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल जो है वो 30 मई तक है। परिवर्तन यात्रा बंगाल में जिस तरीके से ममता जी ने राज चलाया है, उस राज्य के खिलाफ, उस परिस्थिति के खिलाफ असल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिए
हम कृत संकल्प हैं। हम आपके साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अनेक होय छे ममताजी, परिवर्तन चाहे छे बंगला। बंगाल परिवर्तन चाहता है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर उपद्रव की घटना के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दीप सिद्धू को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी की 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू और 3 अन्य आरोपियों की जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की थी। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान संगठनों की मांग के समर्थन में 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़पें हुई थीं। बहुत से प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किले तक पहुंच गए थे। देश में अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में सबसे तेज गति से महज 24 दिन में 60 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि देश में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को अब तक टीका नहीं लगाया जा सका, उनके लिए 24 फरवरी तक मॉप अप राउंड का आयोजन किया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन का जो दूसरा डोज है वो 13 फरवरी से दिया जाएगा। सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सबको कम से कम एक बार वैक्सीनेशन के लिए कोविन के माध्यम से शेड्यूल कर लिया जाए 20 फरवरी तक। हमने ये निर्देश भी दिए हैं कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को मॉप अप राउंड यानी जो शेड्यूल्ड राउंड से छूट गए लोग, उनके लिए मॉप अप राउंड 24 फरवरी तक आयोजित कर लिए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड वैक्सीन का पहला डोज पाने वाले में 97% से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के अनुभव से संतुष्ट हैं। ये 7,75,000 लोगों द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेज पर आधारित है। 97% लोगों ने कहा कि वो ओवरऑल वैक्सीनेशन के एक्सपीरियंस से संतुष्ट हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज डॉक्टर M.A. इब्राहिम की पुस्तक द ब्यूटीफुल वर्ल्ड का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉक्टर इब्राहिमी ने अपने विदेश यात्रा अनुभव लिखे हैं। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर उनकी उपलब्धियों को याद किया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई में संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 30 दिसंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। 1.35 crore people of Delhi, those living in unauthorized colonies, they will get the Malkana Haq. Those living in Jhuggi Jhompadi, jahan Jhuggi wahi makan, is being done. Tenders have now been floated for most of the JJ clusters. But I can tell you, sir, Delhi is not only a historical city, one of the most beautiful cities in the world. I'm proud of it. I lived here. I was born here. And this is my city, but Delhi will not only benefit from the improvement in the living condition of the 1.35 crores, but that 20,000 crore Central Vista project will also make Delhi one of the finest capital cities in the world. I'm opposed to grant of facilities to people living in worst slums on earth. But this is nevertheless
while we support grant of these facilities, that by itself can't be the end, because there has to be organized approach to providing houses for दिल्ली के अंदर सर 40 लाख लोग, जैसा यहां पर बताया गया, अवैध कॉलोनियों में, स्लम एरिया में रहते हैं मान्यवर, और उन 40 लाख लोगों को संख्या आप लगभग 1 करोड़ मान सकते हैं, जो 1 करोड़ लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। मेरा मान्यवर बहुत विनम्रता पूर्वक इस सरकार से सवाल है, ये बार-बार एक्सटेंशन कब तक मिलता रहेगा? और शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में सार्वजनिक महत्व के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। महेश पोद्दार जी ने जो उठाया विषय वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में रोज हमें बहुत सुझाव और शिकायतें दोनों मिलती है, तो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस बारे में तैयार लगभग हो गए हैं और जल्दी ही उसको लागू करेंगे। पर जो MV अनास्तासिया में हैं वो अभी भी चाइना सी में हैं और वहाँ पर उनको वापस लाना, मैं मानती हूँ हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने इसको हर मुद्दे पे, हर पटल पे उठाया है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान क्रिप्टो करेंसी, कोविड-19, पर्यटन उद्योग और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। Sir, as member has rightly said, there was an order of the Supreme Court. That is why, sir, if you look at the government of India took initiative, there was an interministerial committee, and that committee also gave its report. And as I earlier said, a committee of secretaries also met under the chairmanship of the cabinet secretary. They have given their report, sir. Now the government has prepared the bill, and it will be coming to the parliament soon, and we can have a detailed discussion on that. Right. Providing N95 masks, ventilators and PPE kits, drugs, सारी चीज़ें जो भी पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक थी, उन सब के लिए देश में सभी सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज़ को सर ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की। इसके साथ सर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। और अभी जो वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, इसके अंदर PM केयर्स कैंपेन से उसका जो मेजर जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम वैक्सीन्स को देश के हेल्थ वर्कर्स के लिए या दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए भी PM केयर्स ने पूरा सपोर्ट किया। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे 4 सदस्यों को आज विदाई दी गई। इनमें कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, बीजेपी सांसद शमशेर सिंह मनहास, PDP सांसद नज़ीर अहमद लवाई और मीर मोहम्मद फयाज शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद और नज़ीर अहमद लवाई का कार्यकाल 15 फरवरी को, जबकि मीर मोहम्मद फयाज और शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल 10 फरवरी यानी कल पूरा हो रहा है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने चारों सांसदों के योगदान की सराहना की और भविष्य में नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की सराहना करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ व्यक्तिगत अनुभवों को याद करते हुए भावुक भी हो गए। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता
पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, और इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं माननीय एलओपी साहब के साथ बैठता था। मैं कहना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा वो इतिहास का वो अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां सबक लेंगी कि किस तरह से गुलाम नबी साहब के आजाद के कद तक पहुंचने के लिए किस तरह की साधना से राजनीति में गुजरनी होती है। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति का 90% जो है वो मानवीय पक्ष होता है, 10% राजनीति का। 10% राजनीति का पक्ष तो हम जानते थे, पर एक ह्यूमन के रूप में किस तरह से आजाद साहब हैं, वह जो आज हमने जाना वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरित करेगा। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे सांसदों ने भी अपने अनुभव साझा किए। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। उच्च सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी सांसद शमशेर सिंह मनहास, पीडीपी सांसद नजीर अहमद लवाई और मीर मोहम्मद फैयाज ने सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से अलग से भी मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी भी मौजूद थे। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी के सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने आसन पर आशंका जताने को लेकर आज खेद जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार को दोहराया नहीं जाएगा। इसके बाद से सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि माफी के बाद अब ये मामला खत्म हो गया है। Yesterday episode was because I was in a state of anguish and therefore wish to take back my words. I sincerely regret my comments made yesterday. They were unintended and made on the spur of anguish. I had become emotional and assure you, sir, I had no intention to hurt the chair or cast aspirations on the chair. I therefore regret once again, and I'll assure you, sir, it will not be repeated once again. लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा जारी है। सत्तापक्ष के सांसदों ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की। वहीं विपक्षी दल के सदस्यों ने सरकार की नीतियों की खामियां गिनाने की कोशिश करते हुए किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहे। 150 देशों के पास वैक्सीन भेजकर और उन लोगों से भी बीमारी से लड़ने के लिए बेफिक्र करने का काम किया। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के देशों में भेजने का काम किया। यह हमारा ही मंत्र है, वसुदेव कुटुंबकम। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना का टाइम में पूरा चीफ मिनिस्टर्स का साथ, पूरा लीडर्स का साथ और जो है ना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का जो है ना फार्मा कंपनीज का साथ बात करते हुए जो है ना उसका फार्मा कंपनीज में विजिट किया है। और आज का गर्व का साथ पूरा दुनिया में हम लोग सिर उठा के बोल सकता है, हम लोग मेड इन इंडिया का जो है ना वैक्सीन बना दिया। अभी भारत में देना बहुत जरूरी है और अभी भी बहुत कम लोगों को ये वैक्सीन मिल रहा है। एक तो ये है, दूसरा इसकी तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगे कि लोग बच सके इस बीमारी से जो बहुत सख्त बीमारी है। साथ साथ ये भी गुजारिश करूँगा कि जो नुकसान हुआ है, एक तो लॉकडाउन से,
फिर कोरोना वायरस के 1 साल जो ये लगा है, इस नुकसान को पूरा करना मरकज की ज़रूरत है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।